हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज के इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन एक्ट के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्ट का एक जनरल ओवरव्यू समझा कि किस तरह से इस एक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने सेक्शंस इस एक्ट के अंदर हैं और किस तरह से इस एक्ट को पढ़ा जाना चाहिए। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा या फिर अगर आपने हमारे चैनल पर अवेलेबल अदर वीडियोस दैट इज़ हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, ये दोनों हम कम्प्लीटली पढ़ा चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। प्लस इनके जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम से कनेक्ट होने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा चैनल का, वहाँ पर जाएँ और टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हों। वहाँ पर आपको सभी नोट्स वगैरह सब अवेलेबल हैं। प्लस एविडेंस एक्ट के इंपॉर्टेंट MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। प्लस हमने मेंस का आंसर राइटिंग का भी एक वीडियो अवेलेबल है दैट इज़ जिसमें हमने एक प्रॉपर क्वेश्चन को कि किस तरह से जुडिशरी में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखना है, वो डिस्कस किया है। अगर आप ये सभी वीडियोस में से कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फिर सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट। पहले एक जनरली बात समझते हैं कि इस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है। दो हम ये सब चीज़ें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं कि इस एक्ट का जो एक्ट नंबर है दैट इज़ एक्ट नंबर 16 ऑफ 1908 एंड द इनेक्टमेंट डेट इज़ 18 दिसंबर 1908। और जो इस एक्ट का एनफोर्समेंट डेट है दैट इज़ 1 जनवरी 1909। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट? ऑब्जेक्ट इज टू कंसोलिडेट द इनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसी भी डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस इनेक्टमेंट्स या लेजिस्लेशंस हमारे पास अवेलेबल थे उन सभी को कंसोलिडेट करना और एक नया इनेक्टमेंट लेकर के आना, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। अब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस का क्या यहाँ पर कितनी डेफिनेशंस दी गई हैं। सो डेफिनेशंस में सेक्शन 2 में सबसे पहला आता है क्लॉज 1 दैट इज़ रिगार्डिंग एडिशन। एडिशन का मतलब है द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्रोफेशन, ट्रेड, रैंक, टाइटल ऑफ पर्सन हु इज़ डिस्क्राइब्ड। देखिए, जो एक एप्लीकेशन होगी रजिस्ट्रेशन की, उस एप्लीकेशन के अंदर किसी पर्सन के बारे में बात की जाएगी तो उस पर्सन का जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है या उसका जो प्रोफेशन है या किस ट्रेड को वो कैरी ऑन कर रहा है या उसका टाइटल, ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी इन द डेफिनेशन ऑफ वर्ड एडिशन। प्लस इन केस ऑफ इंडियन, अगर हम किसी इंडियन की बात करें तो जो उसका फादर्स नेम है या फिर जहाँ पर कि उसे डिस्क्राइब किया जाता है बाय द नेम ऑफ हिज मदर, तो ऐसी सिचुएशन में जो उस पर्सन का मदर्स नेम है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वर्ड एडिशन। नाउ सब क्लॉज 2 दैट इज़ रिगार्डिंग बुक। बुक का क्या मतलब है? बुक का मतलब है पोर्शन ऑफ बुक, कि किसी बुक का कुछ पोर्शन दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वर्ड बुक। या फिर कुछ नंबर ऑफ शीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उन शीट्स को अगर एक साथ जोड़ा गया है कि सपोज आपके पास 20 पेपर्स हैं, उन पेपर्स को आपने बाइंड करा लिया तो उसे भी यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ बुक में इंक्लूड किया गया है। ओके, अब आपके पास इंपॉर्टेंट आता है दैट इज़ क्लॉज 3 रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट विच इज़ फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट। एंड यहाँ पर आप क्या करें, अपने बेयर एक्ट में क्लॉज 3 के आगे साइड में लिखें सेक्शन 5। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सेक्शन 5 जो है वहाँ पर बात की गई है कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट को एस्टेब्लिश किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा बेसिकली। ओके, नाउ सबसेक्शन 4 क्लॉज 4 दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब है हाई कोर्ट इन इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन में हाई कोर्ट भी इंक्लूड किया गया है इनके द्वारा इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स सिविल ज्यूरिसडिक्शन। ओके,
नाउ वी कम टू 5, दैट इज क्लॉज 5, एंडोर्समेंट एंड एंडोर्स्ड। एंडोर्स करने का क्या मतलब है कि किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उनके पास कोई डॉक्यूमेंट आया जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए उनके पास आया, तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर किसी स्लिप के ऊपर जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो कुछ एंट्रीज करते हैं अगर, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एंडोर्समेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। नाउ वी कम टू क्लॉज 6, दैट इज रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है, आप याद करें कि जब हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है। देखिए, इस तरह से लॉज में जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हमें सभी एक्ट्स को एक साथ लिंक करके पढ़ना चाहिए कि अभी आपने यहाँ पर पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको याद आना चाहिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिफरेंट एक्ट्स में कहीं कोई और बात की गई है, डेफिनेशन दी गई है, कुछ और बोला गया है, ये सब आपको याद आना चाहिए। क्योंकि जब लॉ इज़ ऑल अबाउट लिंकिंग, कि किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं चीज़ों को, दैट विल हेल्प यू आउट इन रिमेंबरिंग द थिंग्स। ओके, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेस, राइट ऑफ वे, लाइट, फेरीज, फिशरीज एंड एनी बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। लैंड से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट्स अगर आते हैं तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, कोई ऐसी चीज़ें जो कि अर्थ से अटैच्ड है या फिर परमानेंटली फास्टन की गई हैं टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू अर्थ। सो बेसिकली जो विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, ये सब भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें परमानेंट बेनिफिट के लिए परमानेंटली फास्टन किया गया है अर्थ से, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड है। बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, यही वो डेफिनेशन है जो कि आपको देखने को मिलती है अंडर TPA, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वहाँ पर सिंपल बोला गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ये तीनों चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती। नाउ वी कम टू 6A। आई थिंक 6A जो है वो अब अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो डिफरेंट एक्ट्स हैं वो सब जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होते हैं। नाउ वी कम टू क्लॉज 7, दैट इज़ लीज। लीज का मतलब क्या है? लीज का मतलब है कोई काउंटर पार्ट, कबूलियत, दैट इज़ एन वर्ड ऑफ हिंदी, और कोई ऐसी अंडरटेकिंग जहाँ पर कि हम किसी पर्सन को अलाउ कर रहे हैं टू कल्टिवेट और टू ऑक्यूपाई, या फिर कोई एग्रीमेंट ऑफ लीज अगर किया जा रहा है तो वो भी लीज के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। सो यहाँ तक हमने पढ़ा अबाउट 7 क्लॉज 7 डेफिनेशंस हमने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं 8th डेफिनेशन, दैट इज़ माइनर। माइनर का क्या मतलब है? टू सम एक्सटेंट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि माइनर का मतलब क्या है। माइनर मीन्स अ पर्सन हु अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, जिस पर्सनल लॉ से उस पर्सन को गवर्न किया जाता है, तो उस लॉ के हिसाब से ही हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी। देखिए, जब हम पर्सनल लॉज की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा मुस्लिम लॉ में कि मुस्लिम लॉ जो है वहाँ पर एज ऑफ मेजॉरिटी इज़ डिफरेंट, वेयर एज इन हिंदू लॉ एज ऑफ मेजॉरिटी इज़ डिफरेंट। सो जो पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर जो पर्सन है उसने मेजॉरिटी की जो एज है उसे अटेन नहीं किया है तो ऐसे व्यक्ति को माइनर कंसिडर किया जाएगा। ओके, नाउ वी कम टू क्लॉज 9, दैट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, या फिर कोई भी फ्रूट्स हैं, ट्रीज़ के ऊपर लगे हुए जो फ्रूट्स हैं उन्हें भी मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि देखिए, जब हमने कोई ऐसा ट्री लगाया जो कि फ्रूट गिविंग ट्री है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जो उस ट्री के फ्रूट्स हों हम उन फ्रूट्स को तोड़ें और उन फ्रूट्स को इधर उधर करें, मतलब उन्हें बेचें या खाएं या कुछ भी ऐसा करें, तो दैट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ही ये है कि हमें उसे हटाना है, वहाँ से डिटैच करना है। ओके, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी अदर डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो जो कुछ भी ऐसा जो कि इमूवेबल नहीं है वो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। ओके, एंड मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है, याद करें कि मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हम क्या किसी अदर लॉ में हमने पढ़ी है? जब हम पढ़ते हैं इंडियन पीनल कोड,
आईपीसी में हम पढ़ते हैं सेक्शन, विच सेक्शन? चलिए ये आपके लिए है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो आईपीसी की जो डेफिनेशन है वहाँ पर भी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात बताई गई है, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है कुछ भी ऐसा जो कि इमूवेबल नहीं है। नाउ वी कम टू क्लॉज 10, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है गार्जियन ऑफ अ माइनर, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि माइनर है, तो उस माइनर के लिए क्या किया जाता है, गार्जियन अपॉइंट किया जाता है, तो दैट गार्जियन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट माइनर पर्सन एंड द कमिटी और एनी अदर लीगल क्यूरेटर ऑफ अ ल्यूनेटिक और इडियट। अगर कोई पर्सन ल्यूनेटिक है या इडियट है तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाता है बाय द कोर्ट, तो दैट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वर्ड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, सो पार्ट 1 हमने पढ़ा। पार्ट 1 के अंदर 2 सेक्शंस पढ़े। सेक्शन 1 जो था हमारा दैट इज प्रिलिमिनरी सेक्शन, उसमें बेसिकली हमने शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट पढ़ा। सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशंस पढ़ी। डेफिनेशंस में भी आपका क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट। 6 इंपॉर्टेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी। 7 रिगार्डिंग लीज एंड मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, माइनर, रिप्रेजेंटेटिव, सभी ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल आपको क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर नंबर्स याद रखने हैं और उससे रिलेटेड थोड़ा जनरल अगर आपके ध्यान में रहता है तो भी दैट इज सफिशिएंट। नाउ वी कम टू पार्ट 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट। पार्ट 2 जो है आपका वो सिंपली आपको बताता है कि जो रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन प्रॉपर पर्सन्स होंगे, इंस्पेक्टर जनरल होंगे, रजिस्ट्रार होंगे, सब रजिस्ट्रार होंगे, उनकी डिफरेंट पोजीशंस क्या होंगी, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट में वर्क करेंगे या सब डिस्ट्रिक्ट में वर्क करेंगे। तो ये सब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एस्टेब्लिशमेंट है, डिफरेंट जो बॉडीज़ को क्रिएट किया जा रहा है, ये सब बातें पार्ट 2 में हमें देखने को मिलती हैं। ओके, सो सेक्शन 3 दैट इज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। स्टेट गवर्नमेंट, सबसे पहले याद रखें कि पावर यहाँ पर किसको दी गई है, पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, अपॉइंट करेगी किसी भी ऑफिसर को, जिसको क्या कहा जाएगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा। सिंपल यहाँ से क्या बात आई, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। प्रोविजो क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट में इंस्टेड ऑफ मेकिंग सच अपॉइंटमेंट, अलग से किसी पर्सन को अपॉइंट करने के बजाय स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली जो डिफरेंट पावर्स हैं या ड्यूटीज़ हैं वो किसी अदर ऑफिसर के द्वारा परफॉर्म की जाएँ। ठीक, सिंपल प्रोविजो में ये बोला गया कि अगर कोई पर्सन किसी अन्य पोस्ट पर वर्क कर रहा है तो उस पर्सन को ही इंस्पेक्टर जनरल वाली पावर्स भी दी जा सकती हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एनी इंस्पेक्टर जनरल में होल्ड साइमल्टेनियसली एनी अदर ऑफिस, यहाँ पर भी यही बात है कि अगर कोई पर्सन इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट पर है तो वो साइमल्टेनियसली उसी समय किसी अन्य पोस्ट पर भी वर्क कर सकता है अंडर द गवर्नमेंट। सेक्शन 4 इज रिपील्ड। नाउ वी कम टू सेक्शन 5 दैट इज रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, जब हमने डेफिनेशंस में पढ़ा तो हमने वहाँ पर क्लॉज क्या पढ़ा था, क्लॉज 3 हमने पढ़ा था, दैट इज रिगार्डिंग क्लॉज 3 हमने पढ़ा था दैट इज रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर सेक्शन 5 में भी उसी बारे में बात की गई, उसी को एक तरह से एक्सटेंड किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट किस तरह से एस्टेब्लिश की जाएंगी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर भी पावर किसको दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को। आगे आने वाले सेक्शंस में आप देखेंगे सब जगह स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ही बात की गई है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करेगी। सिंपल ये बताया गया। जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट क्रिएट की गई हैं उन्हें नोटिफाई किया जाएगा इन द ऑफिशियल गजट। स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला। जिस दिन वो नोटिफिकेशन निकाला गया उस दिन से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक, और उसके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशंस भी किए जा सकती हैं। नाउ वी कम टू सेक्शन 6 दैट इज रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार। लेकिन यहाँ पर याद रखना है आपको कि रजिस्ट्रार जो है वो वर्क करेंगे फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड जो सब रजिस्ट्रार है वो वर्क करेंगे फॉर द सब
डिस्ट्रिक्ट। बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रार फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार में वर्ड आ रहा है सब, और सब डिस्ट्रिक्ट में ही वो वर्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा। नाउ वी कम टू सेक्शन 7, दैट इज ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस किस तरह से बनाए जाएंगे, ये भी पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार एंड ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार। इनके ऑफिस क्रिएट किए गए। स्टेट गवर्नमेंट अमलगमेट भी कर सकती है, मतलब कनेक्ट कर सकती है, कंबाइन कर सकती है रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के ऑफिसेस को। ठीक, या फिर अगर कोई भी ऐसी पावर्स या ड्यूटीज़ जो कि सबऑर्डिनेट के द्वारा की जा रही हैं तो उसे रजिस्ट्रार भी परफॉर्म कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शैल एनेबल द सब रजिस्ट्रार टू हियर एन अपील। ठीक, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि जो सब रजिस्ट्रार हैं वो क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रार वाले फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट सब रजिस्ट्रार अपने ही द्वारा डिसाइड किए गए किसी मैटर की अपील नहीं सुन सकते। क्योंकि देखिए, जब हम अपील के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हम अपील का जनरल मीनिंग क्या है, अपील का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन दिया गया, उस डिसीजन के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, उससे ऊपर वाले कोर्ट में अपील करते हैं। तो अपील जो है वो हमेशा एक लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट एक ऊपर वाले कोर्ट में, उससे जो अबव रैंक का कोर्ट है वहाँ पर की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई भी डिसीजन सब रजिस्ट्रार के द्वारा लिया गया तो सब रजिस्ट्रार खुद उस मैटर की अपील नहीं सुन सकते। ओके, नाउ वी कम टू सेक्शन 8, दैट इज रिगार्डिंग इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज। कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्रिएट किए जाएंगे वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करेगी, और जो ये इंस्पेक्टर्स हैं दे शैल वर्क सबऑर्डिनेट टू द इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल जो हमने पढ़ा जिन्हें अपॉइंट किया गया है, तो उन इंस्पेक्टर जनरल के सबऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे द इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज। ठीक, इंस्पेक्टर्स जो हैं वो इंस्पेक्टर जनरल के अंडर वर्क करेंगे। Section 9 is also repealed. Section 10, that is absence of registrar or vacancy in his office. यदि रजिस्ट्रार एबसेंट है या उनके ऑफिस में कोई वैकेंसी अराइज हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा। अगर रजिस्ट्रार अदर देन दैट ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग अ प्रेसिडेंसी टाउन, क्योंकि प्रेसिडेंसी टाउन के बारे में हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2 में, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसे रजिस्ट्रार जो कि एब्सेंट है अपनी ड्यूटी से इन हिज डिस्ट्रिक्ट, या फिर टेम्पररीली उनका जो ऑफिस है वो वेकेंट है, जो उनकी कुर्सी है वो खाली है, वहाँ पर कोई भी अपॉइंटेड नहीं है, तो कोई भी ऐसा पर्सन whom द इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट, कौन अपॉइंट करेगा, इंस्पेक्टर जनरल जो है वो अपॉइंट करेंगे किसी भी पर्सन को। इन डिफ़ॉल्ट ऑफ सच अपॉइंटमेंट, या अगर इंस्पेक्टर जनरल ने किसी को अपॉइंट नहीं किया तो क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ के जो जज हैं वो वर्क करेंगे एज द रजिस्ट्रार ड्यूरिंग द अब्सेंस और अंटिल द स्टेट गवर्नमेंट फिल अप द वैकेंसी। जब तक कि वैकेंसी जो है वो फुलफिल नहीं कर दी जाती तब तक के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कि इंस्पेक्टर जनरल ने अपॉइंट किया हो, या अगर इंस्पेक्टर जनरल ने किसी को अपॉइंट नहीं किया तो ऐसी सिचुएशन में जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये वर्क करेंगे एज अ रजिस्ट्रार। सबसेक्शन 2 स्पेसिफिकली बात करता है रजिस्ट्रार ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंसी टाउन। देखिए, ये जो एक्ट है ये कब का एक्ट है, 1908, जो कि बहुत पुराना एक्ट है। तो उस समय क्या था, प्रेसिडेंसी टाउन्स हुआ करते थे। आज के टाइम में इसका कोई महत्व नहीं है, स्टिल दिस इज इन द एक्ट। तो अब पढ़ लें फिर भी कि जो रजिस्ट्रार ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंसी टाउन के जो रजिस्ट्रार हैं अगर वो अब्सेंट होते हैं तो क्या होगा, एनी पर्सन हुम द इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट। ऐसी सिचुएशन में जिस व्यक्ति को इंस्पेक्टर जनरल ने अपॉइंट किया है वो रजिस्ट्रार के रूप में वर्क करेंगे। केवल इतना ही डिफरेंस है कि ऊपर हमने जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखा है, नीचे वाले में जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं लिखा है। सिंपल ये लिखा है कि इंस्पेक्टर जनरल जो हैं वो किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे टू वर्क एज अ रजिस्ट्रार। नाउ वी कम टू सेक्शन 11, दैट इज absence of registrar on duty in his
डिस्ट्रिक्ट। कोई ऐसे रजिस्ट्रार जो कि ऑन ड्यूटी हैं लेकिन फिर भी वो एब्सेंट हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अगर रजिस्ट्रार जो है वो अपने ऑफिस से एब्सेंट हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने उस एब्सेंस वाले दिन के लिए किसी सब रजिस्ट्रार को या किसी अदर पर्सन को अपनी ड्यूटीज़ जो है या अपने वर्क्स उन्हें असाइन करके जा सकते हैं कि आप मेरा ये काम देख लीजिएगा। इस तरह से अपनी ड्यूटीज़ जो है वो दे सकते हैं ड्यूरिंग सच अब्सेंस, जब तक कि वो एब्सेंट हैं। एंड ऑल द ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रार एक्सेप्ट मेंशन्ड इन सेक्शन 68 एंड 72। देखिए, जब हम एक्ट को आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर ध्यान देंगे कि सेक्शन 68 और 72 में क्या बात बोली गई है। ओके, नाउ वी कम टू सेक्शन 12, दैट इज एब्सेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। यदि सब रजिस्ट्रार एब्सेंट है तो क्या होगा, अगर सब रजिस्ट्रार एब्सेंट हैं या उनका ऑफिस वैकेंट है तो ऐसी सिचुएशन में रजिस्ट्रार जो है वो किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट इन दिस बिहाफ शैल बी द सब रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार के द्वारा किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा टू वर्क एज अ सब रजिस्ट्रार। नाउ वी कम टू सेक्शन 13, रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट। सेक्शन 10, 11 और 12 में जो भी हमने अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात की कि अगर रजिस्ट्रार अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह पर किसी अन्य पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है, सब रजिस्ट्रार अवेलेबल नहीं है मतलब अगर वो एब्सेंट हैं तो किसी अन्य पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है। इस तरह से जो हमने अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात की, तो जो भी अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 10, 11 या 12 के अंदर किए जाएंगे शैल बी रिपोर्टेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को उनके बारे में बताया जाएगा बाय द इंस्पेक्टर जनरल। किसके द्वारा, इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा। इंस्पेक्टर जनरल क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को उन सभी अपॉइंटमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म करेंगे एंड एक रिपोर्ट उनके द्वारा सबमिट की जाएगी। ओके, सेक्शन 14 इज रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करेगी प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट्स, कुछ खास नहीं है। वी कम टू सेक्शन 15, दैट इज सील। एक प्रॉपर सील होगी। देखिए, रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एक सील होगी। जिस तरह से कोर्ट की एक प्रॉपर सील होती है, इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स हैं उनकी एक प्रॉपर सील होगी। उस सील के ऊपर क्या लिखा होगा, द सील ऑफ द रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार। जिसकी भी वो सील है उसके ऊपर वही चीज़ मेंशन होगी कि द सील ऑफ रजिस्ट्रार या फिर द सील ऑफ सब रजिस्ट्रार इन सच अदर लैंग्वेज एज द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट। देखिए, ये जो सील होगा उसके ऊपर या तो इंग्लिश में ये बात लिखी होगी या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी अन्य भाषा में भी वो बात लिखी जा सकती है। ठीक है, ये जो लाइन है दैट इज़ द सील ऑफ रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, ये या तो इंग्लिश में लिखा होगा या फिर अगर इंग्लिश में नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि किस लैंग्वेज में इसे लिखा जाए सील के ऊपर। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 16, दैट इज रजिस्टर बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस। सो द स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सभी रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को एक प्रॉपर बुक्स जो है प्रोवाइड करें, मतलब प्रॉपर उनके पास रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन हो जिसमें वो लिखेंगे कि उनके पास रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आए, प्रॉपर वो मेंटेन करेंगे उस रजिस्टर्स को। तो ये ड्यूटी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो उन्हें रजिस्टर्स प्रोवाइड करें। और जो भी रजिस्टर्स या बुक्स प्रोवाइड की जा रही हैं शैल कंटेन द फॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब बाय द इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल ही जो है वो प्रॉपर फॉर्म्स प्रिस्क्राइब करेंगे कि किस फॉर्म को किस तरह से मतलब उसके अंदर प्रिंट किया जाना है या जो भी सब इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बताई जाएंगी विद द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन लेने के बाद ये सब चीज़ें की जाएंगी। ओके, एंड द नंबर ऑफ सच पेजेस इन ईच बुक शैल बी सर्टिफाइड ऑन द टाइटल पेज। सब चीज़ों को सर्टिफाई किया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करेगी, शैल सप्लाई द ऑफिस ऑफ एवरी रजिस्ट्रार विद अ फायर प्रूफ बॉक्स। एक फायर प्रूफ बॉक्स भी जो है रजिस्ट्रार्स को दिया जाएगा जिसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर कस्टडी में रखा जाए, एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए। Next we come to section 16A, which is inserted by the amendment in 2001. इसी के साइड में आप मार्क करके लिखें अपने बैरक पे कि 16A जो है वो 2001 में इंसर्ट किया गया। ओके, कब इंसर्ट किया गया, 2001 विद इफेक्ट फ्रॉम 24 November
24th of September 2001. सो कीपिंग ऑफ बुक्स इन कंप्यूटर फ्लॉपीज और डिस्केट्स। अभी मैं आपको बताऊंगी कि 2001 में ही ये अमेंडमेंट क्यों हुआ। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस। तो 16A दैट इज रिगार्डिंग कीपिंग ऑफ बुक्स इन कंप्यूटर फ्लॉपीज और डिस्क की नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंडीशन सेक्शन 16 में हमने पढ़ा अबाउट रजिस्टर्स, अबाउट द डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा कि रजिस्टर्स होंगे, फायर प्रूफ बॉक्सेस होंगे, लेकिन और भी ज़्यादा सेफ इन चीज़ों को करने के लिए क्या किया जा सकता है, फ्लॉपी डिस्क में, फ्लॉपीज़ में, या फिर जो कंप्यूटर डिस्क होती हैं आपकी CD जो होती है उसके अंदर भी सब रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन किया जा सकता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन एनी मैनर एंड सब्जेक्ट टू द सेफगार्ड्स इज प्रोवाइडेड बाय इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल जो हैं वो और अदर सेफगार्ड्स कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस तरह से इस डाटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जाए विद द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से भी वो परमिशन लेंगे। सो यस, हाँ, द क्वेश्चन इज कि 2001 में ये अमेंडमेंट क्यों किया। तो देखिए 2000 के अंदर इन ईयर 2000 में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आया, दैट इज़ योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, रिलेट करें इस चीज़ को भी कि जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं वहाँ पर हम कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं, काफ़ी जगह पर ऐसे अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं जो कि ईयर 2000 में किए गए, इंसर्ट किए गए काफ़ी चीज़ें। तो वो क्यों की गई, बाय द IT एक्ट ही तो की गई। तो यहाँ पर भी जो ये है इंसर्शन, ये IT एक्ट के बाद ही 2001 में किया गया। ओके, सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने पढ़ लिया एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, वी विल श्योरली रिप्लाई। एंड अगर आपको डिफरेंट इन सब वीडियोस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल, डू हिट द लाइक बटन